नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। केंद्र की एनडीए सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल की नौकरियां निकाली हैं। विपक्ष इसे आरएसएस के लोगों को सरकार के बड़े पदों पर बिठाने की साजिश बता रहा है। यहां तक कि एनडीए सरकार में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने भी इसे पिछड़ों के लिए चिंताजनक करार दिया है। सवाल है कि क्या एनडीए सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वो कितने निराधार हैं या फिर इन आरोपों में काफ़ी दम है। क्या ये आरक्षण से बचने का एनडीए सरकार का प्रयास है? क्या ओबीसी वर्ग से आने वाले पीएम मोदी पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण को ही खत्म करने की कोशिश करते देखे गए हैं? ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि प्रशासनिक सुधारों की बात की जा रही है तो फिर तीसरे कार्यकाल में 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल के पदों को लैटरल एंट्री से भरने का फैसला क्यों करना पड़ गया है? आइए समझते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज की स्ट्रेट टॉक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो लैटरल एंट्री और क्या ये आरक्षण को जो है इग्नोर करने का, इसकी अनदेखी करने का एक प्रयास है? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर यह पहली बार होगा जब प्रशासनिक पदों को भरा जाएगा। और कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद इन सवालों को आज के अपने पैनलिस्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एक नज़र इन सवालों पर, इतने बड़े पैमाने पर आखिर केंद्र सरकार को लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्या योग्य अधिकारियों की कमी हो गई है या फिर कहीं ना कहीं जो है वो नीतियाँ ऐसी हैं जिसके निर्धारण में जो मौजूदा अधिकारी हैं उनकी कैपेबिलिटी वैसी नहीं है जैसा अपेक्षा सरकार को है? 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी के ये पद है, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर होंगे और ये जो है होम, फाइनेंस और स्टील मिनिस्ट्री के ये पद बताए जा रहे हैं। क्या केंद्र ने इसके जरिए आरक्षण से बचने का रास्ता निकाला जिस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है? क्या इन भर्तियों को प्रशासनिक सुधार की कोशिश कह सकते हैं? और क्या कांग्रेस भी इसी नीति पर आगे चलती देखी गई थी? जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस पाखंड कर रही है, दरअसल आइडिया उसी का था। क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है और क्या ये पिछड़ों के संवैधानिक हक का हनन है? क्योंकि एनडीए सरकार में शामिल दल भी इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हेमंत कुमार है पटना से, वरिष्ठ पत्रकार। और दिल्ली से जुड़े प्रशांत कमल जी जो कि युवा हल्ला बोल एक संस्था है जो कि युवाओं के अधिकारों की पैरवी करती रहती है। प्रशांत जी, आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मैं। प्रशांत जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगी क्योंकि सीधी भर्ती की बात हो रही है। 45 जो है ये प्रशासनिक पद है, प्रशासनिक सुधारों की बात हो रही है। किसका हक यहाँ पर आपको लग रहा है कि उस पर डकैती डालने की कोशिश हो रही है या फिर ये जो है कांग्रेस ने शुरू किया था और इसी का जो पालन मौजूदा एनडीए सरकार कर रही है? प्रशांत जी, देखिए, ये जो लैटरल एंट्री का जो नीति है, ये तो जाहिर तौर पे एकदम डिजास्टरस है। इसका कोई सिर पैर नहीं है, इसको करने का कोई मतलब नहीं। इसमें किसको नुकसान होगा ये समझने के लिए हमें दो चीज समझना चाहिए। पहली चीज तो ये कि जो कि सब लोग बात कर रहे हैं, वाइडली बात कर रहे हैं कि जो आरक्षण जनरल जो पहले आईएएस का प्रमोशन, आईएएस होते थे उनका प्रमोशन होता था और वो जो है जब उस पोस्ट तक पहुंचते थे तो जो रिप्रेजेंटेशन होता था डिफरेंट कम्युनिटी का वो उचित होता था। लेकिन अगर आप इन पदों पर लैटरल एंट्री अगर करवाएंगे तो जाहिर तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग कम्युनिटी का, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा उसका। एक तो आरक्षण का मसला है जो सब लोग बोल रहे हैं। दूसरा एक और जो मसला है जो मुझे लगता है कि उस पर भी हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए ये वैसे पद हैं जिसमें नीतिगत निर्णय लिए जाएं जो देश के उन्नति को पर और देश के विकास में जो है इसका बहुत असर होने वाला है। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति है जो लैटरल एंट्री में कौन आएगा, तो इनका तर्क है कि कुछ एक्सपर्ट्स होंगे। तो मान लीजिए कोई ऊर्जा विभाग की बात कर रहे हैं
कि ऊर्जा विभाग में अगर डायरेक्टर या मान लीजिए जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हमें कोई व्यक्ति चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे? तो ऊर्जा विभाग से रिलेटेड कोई कंपनी होगी, काम कर रहे होंगे लोग, जी। तो 3 साल 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ देश में जो एकदम टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडीज होंगी उस पर वो रहेंगे। 4 साल बाद वो फिर कहाँ जाएंगे? फिर किसी कंपनी में वो जॉब करेंगे जो ऊर्जा से रिलेटेड। जी। तो आप बात बताइए कि इस देश में जब पॉलिसी का निर्धारण होगा, तो जब वो पॉलिसी निर्धारित कर रहा होगा, उसे पता है कि वो 4 साल बाद फिर किसी और कंपनी में जाएगा या किसी को और कंपनी से वो आया है, तो क्या उसके हित नहीं टकराएंगे? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या वो पूरी ईमानदारी से जो प्रोसेस है वो हो पाएगा? तो इन चीजों पर भी विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही वाजिब सा जो है यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया है कि ये जो पर्सनल इंटरेस्ट है, ये हितों का जो टकराव है, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा इस तरह की जो बड़ी भर्ती है। हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आप इसे क्या देख रहे हैं? ये सीधे सीधे सिर्फ आरक्षण से बचने की कोशिश है या फिर ये आरक्षण और आरएसएस की बात नहीं है, ये सीधा सीधा जो है ऐसे लोगों को प्रशासनिक पदों पर लाने की है जो कि उन कुछ चुनिंदा, इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है कि उन कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा सके जिनको लंबे समय से आरोप मित्रता के लग रहे हैं। आप उसे A1 A2 कुछ भी कह सकते हैं। हेमंत जी। नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि ये आरक्षण से बचने का रास्ता भी है जी, और ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बीजेपी और आरएसएस समर्थक या उनकी लाइन पर काम करने वाले लोगों की भर्ती करने का एक जरिया भी है। रही बात को कि जो आपने जो अश्वनी वैष्णव की जो बात की कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाखंड कर रही है जी, तो कांग्रेस के जमाने में ये आइडिया आया था, लेकिन उस पर कांग्रेस ने अमल नहीं किया था। लेकिन वो आइडिया क्या था? प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा थी जी, कि सरकारी विभागों में विषय विशेषज्ञों, यानी कि जो किसी स्पेशलाइज कोई अगर व्यक्ति है, उसकी जरूरत अगर भारत सरकार समझती है कि ऐसे किसी व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जी, ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में कोई उसकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए लाया जाए। ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ये था जी। तो वो एक तरह से अपवाद के तौर पर उसको रखा गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको एक तरह से नियम बना दिया है। लेटरल एंट्री को एक नियम बना दिया गया। अभी जो स्थिति है उसमें 18 से लेकर के और अभी तक, अभी इस साल तो नहीं, एक नया विज्ञापन आया है जी। इसके पहले तक जो नियुक्तियां हुई है, कुल मिलाकर के 63 लोगों की नियुक्तियां हुई है उसमें। उनमें से 57 लोग कार्यरत हैं, कुछ लोग छोड़ चले गए, और उन 57 में से 35 लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट जगत से आए हुए लोग हैं जी। तो आप समझ सकती हैं कि उनमें भरमार कितनी है। और इसको विषय विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता है। इसलिए इस पैमाने पर जब ला रहे हैं, इसका मतलब है, और उसमें कहा जो गया, जो सरकार की जो चिट्ठी है उस समय मुझे लगता है शायद 2021 में वो चिट्ठी जारी हुई थी, उसमें लिखा हुआ है कि नई प्रतिभाओं को सरकार में लाने और मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने। तो इसमें विषय विशेषज्ञ का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये नई प्रतिभाओं को मौका देना चाह रहे हैं। कौन सी प्रतिभा भाई, कैसी प्रतिभा, उसका तो कोई साफ आप जिक्र करते नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो तरीका है, इनके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि आप आरक्षण को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं जी। तो ये आरोप कोई बेजा आरोप नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वैचारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से बीजेपी जहां से विचार ग्रहण करती है, ऊर्जा ग्रहण करती है और दृष्टि ग्रहण करती है जी, यानी कि उसका तो मानना ही है कि आरक्षण जो है वो समानता के सिद्धांत का विरोधी है।
इसलिए आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जी। आप लोगों को अवसर दीजिए, यानी खाने कमाने का मौका दीजिए, उनको आरक्षण दे जी करके कुलदीप जी, असमानता को आप असमानता को बढ़ावा देना मकसद है बीजेपी का या फिर मौजूदा एनडीए सरकार का, इसीलिए लैटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 अगर जो उच्च प्रशासनिक पद है उनकी भर्ती हो रही है, तो जो नीति निर्धारण जो अधिकारी करते रहे, यानी कि कहीं ना कहीं जो है कि मौजूदा जो अधिकारी हैं अलग अलग विभागों में उनकी योग्यता पर भी सवाल है, और फिर जो हायरार्की है यानी कि जो कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो पदोन्नति की अपेक्षा रखते हैं तो उनकी भी योग्यता पर यह सवाल है। तो बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ बनी हुई हैं। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएगी उनसे भी समझेंगे। कुलदीप जी, दो सवाल हैं, असमानता को अब बढ़ावा और कहीं ना कहीं हितों का टकराव, और उससे भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो आरक्षण पर आघात। बीजेपी किस तरह से जवाब देना चाहेगी? एनडीए सरकार का इतना बड़ा फैसला जो कि अब तक प्रशासनिक पदों पर इस तरह की भर्तियां नहीं हुई हैं, फिर क्यों ऐसा लगा कि इस तरह की भर्ती होनी चाहिए जबकि इतने सवाल उठ रहे हैं? देखिए, ये जो मैं अभी साथी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, किसी ने आरक्षण की बात की जी, और किसी ने कहा कि ये जो है पहले कांग्रेस के समय कुछ और था, अब कुछ और है। ये जो हमारा गैप रहता है पॉलिसी मेकिंग में सभी जगह पे, रिसर्च और इंडस्ट्री में, दोनों जगह पे जी, तो उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए इसको ही देखा गया। और उसको देखने के लिए जो आरक्षण की बात हो रही है, सबसे पहले तो ये लेटरल एंट्री जो है ये कुछ समय के लिए, उसका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट के बाद आदमी ने उसके बाद क्या करता है उसके बाद की बात है, ठीक है। लेकिन वो प्रोजेक्ट फोकस्ड एक जो है उसका आना है, तो उसका जो यूपीएससी के साथ उसका जुड़ाव और दूसरी चीजें, आरक्षण पे आघात, ये सारी राजनीति की बातें हैं जी। तो हम कोई भी नीति बनाते हैं वो नीति नीचे जाकर के उस सेक्टर के लिए प्रभावी हो जी। इसलिए यहाँ पे जो है कुछ लोगों को जो एक्सपर्ट हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनको लिया जा रहा है। और ये पहले कांग्रेस ने प्रपोज किया, उस समय तो हमने भी अपोज नहीं किया था, तो आज अगर हमने उसको ले लिया तो कांग्रेस उसको अपोज कर रही है कि भाई ये तो ऐसे है। कुलदीप जी, कांग्रेस से ही समझ लेते हैं कि कांग्रेस का ये प्रपोजल था कि अब उसी रूप में लिया गया है। हेमंत जी कह रहे हैं कि नहीं, वो रूप नहीं है, ये जो है ये अलग रूप है। बेशक प्रशासनिक सुधार की बात कांग्रेस ने किया था, लेकिन वो अलग प्रारूप था। बीजेपी जिसको अपना रही है वो अलग प्रारूप है। जैसे जीएसटी का एक मसला है, कांग्रेस कहती थी कि उसको अलग प्रारूप में रखा जाना चाहिए, जबकि एनडीए की सरकार का अपना ही एक प्रारूप है। आइडिया को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन पे भी तो सवाल उठ रहे हैं। टीना जी, आपसे उत्तर लेना चाहूंगी, क्या वो वही वैसा ही है, सेम वैसा ही लेटरल जो है एंट्री है जैसा कांग्रेस आइडिया लेकर आई थी, या फिर रिकमेंडेशन और सीधा फैसला कर देना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है? जी देखिए, लेटरल एंट्री नहीं कहे, इसे चोर दरवाजा कहिए। ये चोर दरवाजे से एंट्री करवाते हैं जी। और इसे हम इस तरीके से भी देखते हैं। देखिए, आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और बीजेपी तीन चीजों से बड़ी नफरत करती है। एक तो बाबा साहब से बड़ी नफरत करते हैं ये लोग, और दूसरे बाबा साहब की दिए हुए संविधान से बड़ी नफरत करते हैं, और उस संविधान से मिले हुए आरक्षण से बहुत नफरत करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे शिक्षा का लगातार निजीकरण हुआ, और अभी आईएएस को भी ठेके पर देते हैं, यूपीएससी को, जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, तमाम एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं वो तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं, तैयारी करते हैं, वो इस इंतजार में रहते हैं कि वैकेंसीज आएंगी और हम उसमें भर्ती कर आईएएस बनेंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये लेटरल एंट्री के तहत, चोर दरवाजे के तहत अपने संघ के लोगों को कर रहे हैं। इसी नागपुरिया मॉडल भी कह सकते हैं। इसके कई अर्थ है, इसके कई जैसे नाम होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी को कई नामों से जाना जाता है आजकल, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, कोई कुछ कहता है। उसी प्रकार से ये एक नागपुरिया मॉडल है लेटरल एंट्री। नागपुर से तय होता है कि किस भेजा जाए। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और वहां मैं प्रोफेसर हूँ, वहां मैंने देखा है कि किस तरीके से लगातार जो भर्तियां हो रही है वो संघ करवा रहा है, आरएसएस करवा रही है। तो उससे साफ दिख रहा है। और जिस तरीके से एजुकेशन का जिस तरीके से निजीकरण बढ़ा है, और शिक्षा का आरएसएस पवित्रीकरण हो गया है पूरी तरीके से। जिन एसटी समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को
युवाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, उसकी जगह ये क्या दे रहे हैं। ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लोगों को टीना जी, क्या ये ताजा नमूना है कि जो मौजूदा सरकार है वो आरक्षण विरोधी है? क्या ये ताज़ा और सबसे बड़ा नमूना कहेगी विपक्ष की आरक्षण विरोधी है? और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम जो है आरक्षण के हकों को लेकर लोकसभा चुनाव में भी उतरे थे। देखिए, इनके नेता तो हम नहीं बोल रहे, इनके खुद के नेता कह रहे थे कि हम 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे। ये तो जनता जनार्दन की ताकत है कि इनको 400 पार आने नहीं दिया। इन्होंने फिर संविधान को बदला कैसे? संविधान को उसमें आरक्षण को कैसे बदला? धीरे धीरे ये लेटर, जिस तरीके से लेटरल एंट्री करते हैं आप SC/ST, अगर आप सोचिए 45 जो वैकेंसी है, अगर ये यूपीएससी संघ सेवा आयोग निकालता तो उसमें आधे लोग ST/ST OBC के भरे जाते। कुलदीप जी, संविधान जिसका अधिकार देता है, अगर सरकारी भर्तियां हो रही हैं, अगर इसमें आरक्षण इम्प्लीमेंट हो जाता तो उन पिछड़ों को भी जो है अधिकार मिलता, उन पिछड़ों के अधिकार सुनिश्चित होते या फिर समान मौका मिलता। असमानता एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं असमानता को दूर करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान में आरक्षण की बात जो भी हुई थी, या फिर मंडल आयोग ने जिस तरीके से इसको आंदोलन के जरिए पिछड़े लोगों को हक दिलाया है, इस असमानता को क्यों भूल जाती है सरकार? देखिए, सबसे पहले तो अपनी बहन को मैं याद दिला दूं कि इस देश में 2 संविधान थे, 2 विधान, वो आपने ही किए थे। और बाबा साहब का जो संविधान था उसको आधे देश में माना नहीं जा रहा था, आधे देश में माना जा रहा था। तो ये हमने एक किया, तो हमको पाठ मत पढ़ाइए आकर के कि संविधान और ये सारी चीजों का जी। और मैंने जब 370 तोड़ी थी ना, उसका तब भी आप विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हो, फिर तो संविधान बनाने की बात करते हो। तो ये चीजें जो है हमको मत पाठ पढ़ाइए। और ये जो बात करते हैं आरक्षण की, देखिए जो हमारी 700 से लेकर 1000 तक वैकेंसीज होती हैं इसमें, तो उसमें से अगर 40-45 सिर्फ इस बात पे, वो भी इन्होंने प्रपोज किया था, उस समय इनको संविधान की चिंता नहीं थी जी, वो भी इन्होंने किया था कि जो इस फील्ड में होंगे, जो इस फील्ड के माहिर हैं, उन लोगों की कुछ समय के लिए सेवाएं ले ली जाएं जी, ताकि जो उनकी जो उन्होंने उस फील्ड में काम किया। आरोप यही है कुलदीप जी, आरोप यही है कि एनडीए सरकार आ रही है, ये तो इस तरह से भर्तियां हो रही हैं, जबकि कांग्रेस का जो आइडिया था वो एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को जो है रिक्रूट करने की बात थी, लेकिन ना कि सीधे सीधे नीति निर्धारण करने का हक देने की बात थी। उनको तो अधिकार मिल जाएगा उस पद पर कि वो नीति निर्धारण करे या फिर जो है सीधे सीधे उस संबंधित कंपनी को फायदा पहुंचाए। प्रोजेक्ट पे जी, एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए वो आएगा, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे। और मैं एक बात बता दूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में है, मैं इनको भी, इन्होंने भी कई बार विरोध किया होगा। यूनिवर्सिटी में जब हमारे ऊपर कहीं पे कोई IAS लगा देते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम सभी लोग विरोध करते हैं कि हमें यहाँ पे एक वो चाहिए, वाइस चांसलर चाहिए जो एजुकेशनिस्ट हो। IAS को क्यों लगाया? ये सारी यूनिवर्सिटियों में विरोध होता है, ठीक है, नीचे। तो अगर वहां पे आपने कुछ लोगों को लगा दिया, जो लोग उस फील्ड टीना जी से समझेंगे, तो वहां पे आप ऐसी बातें करते हो। ठीक है, टीना जी क्या उत्तर है? देखिए, इनको मैं इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं कि जितने वाइस चांसलर भी अपॉइंट किए गए, लिस्ट उठाकर देख लीजिए कहां से बन रहे हैं। ऐसे वाइस चांसलर बन रहे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, और NTA के जो अध्यक्ष है वो भी संघ से जुड़े हुए थे। देखिए, एक विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो संविधान के खिलाफ जी, ये 13 पॉइंट रोस्टर लेके आए आपके बीच में नहीं बोली, सम्मान करिए। आप, मैं जानती हूँ आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, आप उस पार्टी से संबंध रखते हैं, इसलिए आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। 13 पॉइंट रोस्टर यूनिवर्सिटी में ये लोग लेकर आए। उसके बाद SC/ST एक्ट को पंगु किसने बनाया? कंठ पकड़िए दूसरी आदिवासियों ने इनके, इसलिए इनको ये वापस लेना पड़ा। और आपको इनको गलत फहमी है कि लेटरल एंट्री पर जो समाज है, SC/ST वर्ग है, वो खामोश बैठ जाएगा। गलत फहमी है भाई साहब आपको। यही वो लोग हैं जो ऊपर आंदोलन करेंगे और सड़क पर आ जाएंगे, बिल्कुल आपका कंठ फिर पकड़ेंगे, क्योंकि ये गलत है। आप सामाजिक न्याय को इस तरीके से गला नहीं घोट सकते, आप SC/ST समाज का हक नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जिस तरीके से आपको 4 जून को जो सबक मिला वो सबक फिर से मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी ठीक है जो वंचित उसका खाने का अधिकार कोई नहीं देता है जी। आपको मैं एक और भी बात बता दूं कि अगर हमारी सरकार के समय ऐसा आइडिया लिया था, ठीक है, हमारी सरकार के समय आइडिया गलत हो गया, फेल था वो आइडिया, आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप चाहते हैं कि
ओबीसी समाज का कोई बच्चा पढ़े नहीं, क्योंकि अगर पढ़ेगा तो आपसे सवाल पूछेगा कि आप हमारा आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हैं। वो सब आरक्षण जी जो हमें प्रतिनिधित्व देता है, उस आरक्षण। कुलदीप जी कुछ आपत्ति जताना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे अन्य पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास भी जाएंगे कुछ सवालों के साथ। कुलदीप जी बिल्कुल संक्षेप में फिर मैं जाना चाहूंगी, हमारे साथ प्रशांत कमल जी भी हैं उनके साथ अगले सवाल के साथ, और फिर हेमंत जी भी हैं। कुलदीप जी बिल्कुल संक्षेप में जी। मैं बस यही मेरी आपत्ति थी कि प्रतिभाओं को कॉमरेड और संगठन, आरएसएस और दूसरी चीजों में नहीं बांटना चाहिए, और क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से आती है। लेकिन आपके 2 कार्यकाल का हवाला दिया जाए जिस तरीके से भर्तियां हुई हैं। संगठन के लोग आ रहे हैं, तो क्या पहले कॉमरेड थे? क्या आप ऐसे भर्ती करते थे? क्या आप कॉमरेड देख के भर्ती करते थे? कम्युनिस्ट देख के भर्ती करते थे? तो ऐसे ऐसे क्या होता है? ऐसे क्या होता है? ठीक है कुलदीप जी सकारात्मक बहस कर रहे हैं हम यहाँ पर समय जाया ना करते हुए। प्रशांत जी, कुलदीप जी आपसे भी निवेदन है, टीना जी आपसे भी निवेदन। प्रशांत जी, यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की बात उठाई गई है। टीना जी, कुलदीप जी दोनों से अनुरोध है, हम समय की बर्बादी कर रहे हैं, दर्शकों तक कुछ भी नहीं पहुंच, मेरे सवाल बाकी हैं, दर्शकों तक कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। दर्शकों के समय का सम्मान करें, आप दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं से मेरा अनुरोध है। प्रशांत जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट जो हैं उनके हक की भी बात हुई है। क्या इस तरह की जो भर्तियां हैं उन युवाओं के सपनों को भी जो है धक्का पहुंचाती हैं कि अब इतने बड़े पैमाने पर अगर यूपीएससी में रिक्रूटमेंट्स होने लगी, बड़े बड़े पदों पर रिक्रूटमेंट्स होने लगी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, और ये बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, होम है, फाइनेंस है, किसान है, कृषि है, उड्डयन है, मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, अगर इस बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में बड़े बड़े पदों पर सीधे भर्ती होने लगी तो उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स का क्या होगा? प्रशांत जी अनम्यूट कर ले जी। जी देखिए, इसमें एक तो इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। देखिए, जो भी सरकारों में जो भर्तियां होती थी, 4 ग्रुप में होती थी, जो ABCD ग्रुप होते हैं, उसमें देखेंगे अगर आप तो C और D ग्रुप जो है जी, वो उसका पहले ही संविदाकरण हो गया है। उसमें कहीं भी अब परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है। पिछले 10 सालों में अगर आप ध्यान देंगी तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी हो रही है। C और D में कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनियां हायर करती हैं, वहां पे वो आरक्षण का नियम पालन करेंगी नहीं करेंगी वो एक अलग विषय है। अब बचा B और A ग्रुप। ए में जो लोग जो IAS ऑफिसर्स होते थे वही आगे जाकर के जो है सेक्रेटरी रैंक पर और डायरेक्टर और ये सारी बनते थे। तो अब वहां पर जो है वो लैटरल एंट्री से आ जाएंगे, तो वहां पर भी जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जो ऐसे जो समुदाय हैं जिनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है, हिस्सेदारी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो उनका प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, और न तो अभी के डिस्कशन में इस पर कोई बात हो रही। बिल्कुल कि भाई जब आप जो पिछड़ा वर्ग है उसके प्रतिनिधित्व की बात है, अगर ये जो है इससे इसको आघात पहुंचता है। ठीक है प्रशांत जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, आप पिछले 10 साल में आप एक चीज देखें तो जो यूपीएससी की जो वैकेंसी है उसमें आप देखेंगे कंसिस्टेंटली कमी आई। तो एक तो ये ग्रुप है, बैकलॉग करने की कोई बात नहीं होती है। तो बात है कि एक तो आप पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां करेंगे, बैकलॉग नहीं भरेंगे, फिर सीटें कम रहेंगी और टॉप पे लेटरल एंट्री हो जाएगा। तो ये प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित होगा, इसका कोई ठोस जवाब होना चाहिए। ये क्रोनोलॉजी जो प्रशांत कमल जी ने समझाई है जी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मसला है, उसको कैसे आप जवाब? बिल्कुल प्रशांत जी, ये सवाल जो है कुलदीप जी से भी हम समझ लेंगे। प्रशांत जी की के बातों को कुलदीप जी क्या उत्तर देना चाहेगी बीजेपी? पिछले 10 सालों में जिस तरीके का आपका कार्यकाल रहा है भर्तियों को लेकर, खास तौर पर उन एस्पिरेंट्स को जो है ये जवाबदेही तो सरकार की बनती है कम से कम, कि अगर समानता की बात आप करते हैं तो समानता सुनिश्चित करना भी तो आपकी जवाबदेही है। नहीं बिल्कुल, देखिए इसमें जो आप 40-45 बार आप आंकड़ा बोल रहे हैं, ये टोटल का पॉइंट कुछ % भी नहीं बनता।
ठीक है। तो उसमें अगर हम सिर्फ प्रतिभा को देखते हैं, बाकी सारे जगह पे सब कुछ है, तो कुछ परसेंट अगर मतलब 1 से भी नीचे अगर कुछ हो जाता है तो वहां पे सिर्फ जो प्रतिभाओं को देखा जाए, ना कि ऐसे देखा जाए कि ये किस वर्ग से आया है, किस रंग से आया है, किस नस्ल से आया है, किस भेद से आया है। तो वहां पे प्रतिभा को देख करके अगर वो तो अच्छी बात है, उसमें बुरा क्या है जी। प्रतिभा को देखेंगे, अगर किसी का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम ले लेंगे तो हमारे देश को फायदा ही होगा उसका। तो और वो भी कुछ समय के लिए है, वो परमानेंट लोगों को तो उससे डरना ही नहीं चाहिए, ना उसकी कोई बात है, ना उससे कुछ होना है। ठीक है, प्रतिभा में पिछड़ों का जो अधिकार है, अगर उसका हनन होता है तो कोई बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट कुलदीप जी, तो क्या ये प्रतिभा का चयन करते हुए आप पिछड़ों के अधिकार को भूलने की बात कर रहे हैं कि आपने प्रतिभा को प्रेफरेंस दे दी है, जो पिछड़े हैं उनके अधिकार बाद में देख लिए जाएंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि पिछड़ों में प्रतिभा नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती, पिछड़ों में प्रतिभा हो। नहीं जी, पिछड़ों में भी कुलदीप जी, आप गलत तरीके से मेरी बात को ले रहे हैं। राष्ट्रपति हैं देश के, पिछड़ों में से माननीय राष्ट्रपति हैं देश के, तो ऐसी बातें करना तो उनका अपमान करना है जी। क्यों अपमान करते? ठीक है, यानी कि जो फिर तो आप वही पहुंच गए ना कि आपको आरक्षण ही जो है वो सही नहीं लगता है। प्रशांत जी, आप बिल्कुल संक्षेप में, फिर हेमंत जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। जी प्रशांत जी। देखिए, एक तो बड़ी दिक्कत तब होती है जब इतना गंभीर विषय हो और उसमें कुछ भी बोलकर निकलने की कोशिश जब होती है। पहली बात तो यहाँ पे 45 सीट कोई ये मजाक की बात नहीं हो रही है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की बात हो रही है। कोई 5000 पोस्ट नहीं होते हैं देश में, पहले तो ये जानकारी दोस्त कर लेनी चाहिए। ये 45 कोई छोटा नंबर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी कहा कि प्रतिभा की बात, जहां तक बात बोल रहे हैं कि प्रतिभा क्या उन जो है दलित, पिछड़े और जो ओबीसी वर्ग है उसमें नहीं है जी। एक बात समझने की है, जो इस लेवल पे लोग पहुंचते हैं वो लोग वो होते हैं जिनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस होता है। जो लोग आज 40 साल पहले अगर वो उनको इतनी सुविधा मिली होती, अगर वो अच्छे पोजीशंस पे होते, उसके बाद वो 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आने के लायक होंगे जी। तो ये सोचने की बात है कि आज से 40 साल पहले देश में दलितों की क्या स्थिति थी। और प्रतिभा की जहां बात है तो क्या ये कहा जा रहा है कि जो आईएएस में भर्ती हुए थे आज से 40 साल पहले उनमें प्रतिभा नहीं है? जो कॉर्पोरेट से लोग आएंगे वही प्रतिभाशाली होंगे? तो प्रतिभा कुछ नहीं होता है, एक चीज समझने की बात है। हेमंत जी से अगला सवाल लूंगी। प्रतिभा तो प्रतिभा में ये क्या वो आईएएस ऑफिसर प्रतिभाशाली नहीं है? जितने इतना बड़ा जो सिस्टम चल रहा है पूरे देश में उसमें प्रतिभा नहीं है? वो एक्सपर्ट और प्रतिभाशाली ये दोनों दो चीज है जी। ये बात ठीक है कि एक्सपर्ट की जरूरत है, उस पर बात होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिभा वाली जो एक फर्जी बात डाली जाती है कि प्रतिभाशाली को बुलाया जाएगा, तो क्या जो आज जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रतिभाशाली नहीं है? ठीक है प्रशांत जी, एक राजनीतिक लिहाज से अगर इस पूरे मसले को देखा जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी जो है उसका ऐलान हुआ है, हालांकि सिर्फ 2 राज्यों में 2 राज्य जो है वो रह गए, इंतजार करते रह गए कि उनके राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं वो कब होंगे। हेमंत सर, मैं समझना चाहती हूँ, ये जो लंबे समय से हम बार बार आरक्षण और पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति का मुद्दा देख रहे हैं, चुनाव में भी ये काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात छेड़ दी थी, क्या ये सभी जो एक एक करके मुद्दे सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं आरक्षण की तरफ ही, उस विवाद की तरफ ही इशारा कर रहे हैं जिसके खिलाफ जो है मौजूदा सरकार काम करती दिख रही है? और बड़ी बात यह है कि जाति जनगणना की बात बार बार राहुल गांधी करते हैं, प्रशासनिक जो हलकों में जो है ओबीसी पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो ये एक और बड़ा उदाहरण है जिससे कि जनता में हो सकता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो पिछड़ा वोट बैंक है, वो और नाराज हो जाए। हेमंत जी। नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आदरणीय कुलदीप जी और टीना जी दोनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जब किसी मामले पर जब बोले तो काइंडली उसकी गंभीरता को थोड़ा बरकरार रखा जाए। ये जो पूरा मसला है लैटरल एंट्री का, तो उसको ऐसे नहीं कि वो कोई कहे कि नहीं हम तो जो वो कांग्रेस जो कर रही थी वो उससे बढ़िया कर रहे हैं, ये नहीं हमने कांग्रेस ने नहीं किया। सबसे पहली बात तो यह है कि बुनियादी बात है कि वो विशेषज्ञों को लाने की बात थी। अभी आप उसको एक रेगुलर फिनोमेना के तौर पर अब उसको अप्लाई कर रहे हैं, प्रत्येक साल लोगों को ला रहे हैं। तो और उसमें आपने बुनियादी शर्त जो रखी है कि नई प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं।
और जो मैन पावर है उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार नहीं है। बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा है कि सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं रहे, जवाबदेही का जो सिद्धांत है वो खत्म हो जाए जी। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है वो क्या सिर्फ एक क्लेरिकल मिस्टेक है या सरकार के स्तर पर बड़ा करप्शन है? ठीक है, ये सवाल जी, ये सवाल कुलदीप जी से लूंगी। कुलदीप जी, उत्तर प्रदेश के जो सहायक शिक्षक है, इनके मोटिव जी, इनके मोटिव को समझ लीजिए आप कि 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उसमें 20,000 एससी और ओबीसी का शिक्षक का जो पद है वो जनरल कैटेगरी से भर दिया जाता है और हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि आपने गलत नियुक्ति किया है, नए सिरे से इसका मेरिट लिस्ट बनाइए। तो एक उदाहरण मैं ये दे रहा हूं। तो इसी तरह लेटरल एंट्री का जो मसला है वो है कि निर्णायक पदों पर खास करके केंद्र सरकार में जो ये निर्णय लेने वाले लोग हैं वो बहुत गिने चुने लोग हैं और आपने 93 जो ये है सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का जी 2,000 नहीं है, 5,000 नहीं है। तो इसको इस रूप में समझा जाए। दूसरी बात, जो आरएसएस वाला जो मसला था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति किसी पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हो सकता है, अगर वो यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा हो तो, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हो तो, लेकिन अपने जब वो किसी ओहदे पर बैठता है तो उस विचारधारा से ऊपर उठकर दिखता है। इस देश की राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री को दही चीनी खिलाती है तो ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है। और लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक होता है, ये संविधान की परंपरा के खिलाफ है। ठीक है। और राज्यसभा के सभापति के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने सामने के सदस्यों को स्कूल के ये स्टूडेंट की तरह डांटता है, अपने आप को हेडमास्टर समझता है, तो ये उस वैचारिक लाइन पर वो काम कर रहे हैं। जी ठीक है, कुलदीप जी, धारा के आधार पर भेदभाव करना आप संविधान की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। कुलदीप मैं इस रूप में इसको देखता हूं। संविधान की गरिमा की भी बात हो रही है, पिछड़ों के हक की भी बात हो रही है। कुलदीप जी, उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है उसे आरक्षण घोटाला बीजेपी का करार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप इस आरोपों पर जो स्पष्टता है अपने पिछड़ा वोट बैंक को आप किस तरह से उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, या फिर आपको लगता है कि ये मसला जो है प्रतिभाओं का है और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान के स्टेटमेंट को क्या बीजेपी हल्के में लेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं, वो क्योंकि मामला कोर्ट में है और जो भी उसमें इमीडिएटली मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी आइडियोलॉजी की कोई बात नहीं है जी। तो फिर जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरी कैसे दे दी गई? हाँ, वो कोर्ट में मैटर है और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, क्या हुआ है वो देख लिया जाएगा। हमारे लिए जो हम अगर ये हमारे ऊपर दोष लगाती है, कांग्रेस लगाती है, पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई, बीजेपी कहेगी कि पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई। हाँ, अगर वो पाया गया तो जरूर कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोर्ट मैटर है। ऐसा तो जो आरक्षण हमें मिला है, जो सब्जेक्टेड है, उसको तो पूरा होना चाहिए कॉलम, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमने कभी उसमें छेड़छाड़ भी नहीं की। ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी जैसे बताया कि संविधान, इस देश में 2 संविधान चलते थे, हमने एक किया। नहीं, आपने एक किया, लेकिन आप असमानता पर को भी तो देखिए ना, उस खाई को भी पाटते हुए दिखने चाहिए ना। आपने संविधान, देश का एक संविधान किया, फिर जो देश में असमानता की खाई बनी हुई, प्रावधान के अनुसार था जी। जम्मू कश्मीर में 370 संविधान के प्रावधान के अनुसार था जी। ठीक है जी, टीना जी के पास जाना चाहूंगी। जी ठीक है। टीना जी, अब विपक्ष इस पर क्या रणनीति अपनाने जा रहा है? विपक्ष, कुलदीप जी बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो रहा है इसलिए। टीना जी, विपक्ष इस पर क्या रणनीति अपनाने जा रहा है? क्या वो दोबारा से कोई आंदोलन शुरू करने जा रहा है? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि अब वो जो है मेरे ख्याल से अक्टूबर के महीने से आंदोलन छेड़ने वाले हैं। जी देखिए, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती थी उसमें तो आंदोलन शुरुआत से ही आंदोलन हो रहा था और उस पर राहुल गांधी जी हमारे नेता ने
उन लोगों का साथ दिया और अभी कोर्ट से इनके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है कि आरक्षण को आप खत्म नहीं कर सकते साहब, आरक्षण मौलिक अधिकार। और जिस तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके, ये इनकी प्लानिंग जो है ये बरसों से है। ये तो आप देखेंगे कि जब ये भारत को जब आजादी मिली तब से ही इनके खिलाफ है और ये चाहते हैं इसमें कि SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले, क्योंकि ये उसके खिलाफ रहे हैं हमेशा। और उसी के तहत ही जिस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने आरक्षण खत्म किया और लगातार अब इनका प्रयास भी यही रहा है कि जहां जहां भर्तियां होती है नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि SC/ST OBC वर्ग का ही नॉट फाउंड NFS क्यों होता है? आप कहिए कि कोई जनरल कैटेगरी का क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि इनकी साजिश है, इनकी मंशा यही है और इनकी मंशा के सामने। कुलदीप जी, अगर एक लाइन में कुछ जोड़ना चाहते हैं, बीजेपी को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। कुलदीप जी, एक लाइन में कुछ आश्वासन देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि आरक्षण को लेकर जो है बीजेपी ये गलत रुख नहीं अपनाती है, बल्कि पिछड़ों को अधिकार की पैरवी बीजेपी भी करती है। बिल्कुल संक्षेप में जी। देखिए, आरक्षण को लेकर के हम बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं। जो आरक्षण हमारे पास है उसको तोड़ने मरोड़ने का कोई हमारा बोलने दीजिए ना बहन जी, मैंने मौका दिया। मौका नहीं दे रहे, ठीक है, मैडम चुप कराइए तो। कुलदीप जी बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो गया जी। और आरक्षण को लेकर जो SC/ST का आरक्षण इनके राज्यों में खो करके मुसलमानों को दिया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। और मुसलमानों को खिलाने वाली कांग्रेस, खिलाने वाली कांग्रेस, ठीक है, ये हमको बोलती है, ठीक है, ठीक है। आरक्षण जो पिछड़ों की बात हो रही है, मुसलमानों के आरक्षण की बात कर लेंगे तब वो मसला ले आइएगा जी। ठीक है, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत आभार जताना चाहेंगे आप सभी का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। बहुत बहुत आभार। फिर से दर्शकों का भी आभार जताना चाहेंगे कि लगातार आपका स्नेह हमें फीडबैक के रूप में मिल रहा है, इसलिए अपेक्षा लगातार बनी रहती है कि लिखिए हमें info@justbroadcasting.com हो या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए और लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी।